नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, जो वर्तमान में जो बातें चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर सीज फायर हुआ, और एज यूजुअल मोदी जी कहते ही हैं कि वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन इस बार की जो आपदा है, राजनीतिक आपदा की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसा लगता है कि मोदी जी उसको भुला नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश तो बहुत हो रही क्रेडिट लेने की, कहीं कहीं होर्डिंग्स वगैरह भी लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक उन्होंने तिरंगा यात्रा भी प्लान किया, लेकिन उसका भी कुछ असर दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार कई बार फायर फाइटिंग मोड में है। डैमेज कंट्रोल बीच बीच में, जैसे जयशंकर साहब ने बयान दे दिया, अब उसी को ही डिफेंड करने में लग गई भाजपा की, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। राहुल गांधी लगातार पूछे पड़े हैं कि जयशंकर जी, अगर आपने पहले सूचना दी थी तो उसकी वजह से हमारे कितने विमान मार गिराए गए, इसका बताइए आप, और आपने सूचना क्यों दी। ये सर जो गड्ढा खोदा है भाजपा ने, कि हर चीज को आर्मी को भी यूज करना, पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज करना, इस बार लेकिन शायद वो फंस गए हैं इसमें। आप सर कैसे देख पा रहे हैं इसको? नहीं, उनको लग ऐसा रहा था पहले कि जैसा 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के वक्त हुआ था वैसा ही हो जाएगा। भाई, उस वक्त इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने कहा ये तो कबूतर और कनकौए मारने के लिए आए, कबूतर और कौए मारने के लिए आए थे। और भारत में विपक्ष ने पूछा कि आप जरा इसका प्रमाण दीजिए, तो विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इनकी बात पर इनके जनाधार ने और भारत की आम जनता ने विश्वास कर लिया। इन्होंने सारे हिंदुस्तान में पोस्टर लगवाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, हमने घुसकर मारा। जब मैं यहाँ से दिल्ली से चलता था लखनऊ की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्रॉस करता हुआ, पार करता हुआ कार से उधर उस तरफ जाता था, अपने घर की तरफ जाता था, इटावा और कानपुर की तरफ, तो रास्ते भर मुझे वो होर्डिंग दिखाई पड़ते थे कि हमने घुसकर मारा, हमने घुसकर मारा। तो उससे क्या हुआ कि एक राष्ट्रवादी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की मिली जुली भावना पैदा हुई। और उस भावना ने, चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर था, तो उस भावना ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ा दिए। और दूसरा काम उस भावना ने यह किया कि 5 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस के मामले में गड़बड़ियां की थी, उन सब गड़बड़ियों को पृष्ठभूमि में फेंक दिया। उन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मोदी जी पहले से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत गए। अब जब यह घटना हुई, पहलगाम की बैसरण घाटी की घटना हुई, घटना बहुत ही क्रूर थी, बहुत भीषण और भयानक थी। सारे देश में उसके खिलाफ रोष पैदा हुआ और लगा कि अब सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर मोदी जी ने जो कदम उठाए वो हम लोगों के सामने हैं, लेकिन उसका वो राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिल रहा है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है, कोशिश पूरी हो रही है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, बहुत गलती है, सब जगह उनका विक्रम मिस्त्री नाम दिया जाता है। वो मिस्त्री नहीं है बल्कि मिस्री हैं, वो कश्मीर में पैदा हुए थे, कश्मीरी हैं। तो उन्होंने जो संसदीय समिति को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो पूरा ब्यौरा दिया है, उस ब्यौरे पे आप नजर डालें तो बात साफ हो जाती है कि मामला कहां है। भाई, ब्यौरे में उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान ने कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी। इस पूरे प्रकरण में कहीं भी एटमी हथियारों का किसी भी तरफ से कोई जिक्र नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान ने धमकी दी, भारत को धमकी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुख्य तौर पर एक कन्वेंशनल वार था, यानी पारंपरिक युद्ध जो होते हैं, जो हथियारों के दम पर और लड़े जाते हैं, वो था। अच्छा, अब आप इस पूरे बयान को देखें तो आप पाएंगे कि ये सच भी है और सच नहीं भी है। सच इसलिए है कि इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना इसकी कोई चर्चा हुई, ये सच्ची बात है। और सच नहीं इसलिए है कि ये मुख्य तौर पर युद्ध ही नहीं था। ये तो एक फौजी झड़प थी। जिस तरीके से गलवान घाटी में चीनियों और भारतीयों के बीच में जो मारपीट, भारतीय सिपाहियों के बीच में जो हिंसक मारपीट हुई थी, वो एक फौजी झड़प थी, लेकिन उसको युद्ध नहीं कह सकते आप। ये उससे ज्यादा बहुत बड़े स्तर की थी, ये बहुत बड़े स्तर की थी, नहीं कह सकती जी। मैं सर ये कह रहा हूं कि अभी तो 2 ही दिन हुआ था शुरू हुए, इसमें तो कोई अभी न्यूक्लियर अटैक की या इस टाइप की बात ही नहीं अभी आई थी। मतलब ये नौबत ही अभी नहीं आई थी। ये तो शायद लंबा खिंचता और कोई एक पक्ष अगर हारने लग जाता तब शायद वो अपने आखिरी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता। सरकार ये सब बातें करके भारत सरकार ये दिखाना चाहती है
कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि हमने न्यूक्लियर युद्ध रोक दिया, एटमी युद्ध रोक दिया, तो उस दावे का खंडन कैसे किया जाए? अमेरिका का नाम ना लिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लिया जाए। इसके ये किए हुए ना, इसका दूसरे भारत सरकार को ये भी लग रहा है कि देश की जनता के सामने सोचने समझने वाले मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए और बहुत से लोगों के दिमाग में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जिस वक्त भारत बैलिस्टिक मिसाइल से, आखिरी 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान के वायुसेना के ठिकानों पर हमला कर रहा था, है, और उससे पाकिस्तान घबराया हुआ था, जो कि जनरल मुनीर के फोन से जो शहबाज शरीफ को गया और शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप स्वीकार किया, उससे स्पष्ट होता है घबराया हुआ था। उसके तुरंत बाद भारत ने अपना हाथ वापस क्यों खींच लिया? पहली बात, ये काम कम से कम हफ्ते भर क्यों नहीं चलाया? बहुत से भाजपा के समर्थक, मोदी जी के घोर प्रशंसक, जो किसी भी बात पे मोदी जी को सब बात, मोदी जी बड़े सीरियस आदमी हैं, बड़े ये सब बातें बोलते हैं, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई ये 1 हफ्ते क्यों नहीं चलाया इसको? मोदी जी डर क्यों गए इस मामले में? मोदी जी पीछे क्यों हट गए? ये बात सबके दिमागों में है। दूसरी बात ये है कि जो संघर्ष विराम हुआ, मैं इसको युद्ध विराम नहीं कहता हूं, संघर्ष विराम कहता हूं, जो संघर्ष विराम हुआ उसमें उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? और भारत सरकार ने उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर खंडन क्यों नहीं किया? भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप की नाम लेकर खंडन करने से परहेज क्यों करती है? ये 2 बातें जो है, एक डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित और एक संघर्ष विराम की इन्हें इतनी जल्दी क्या थी? ये 2 बातें आम लोगों के दिमाग में सवालों के तौर पर आ गई हैं। और सरकार का कितना भी सरकार प्रचार कर ले, कुछ भी कह ले, चाहे किसी के नैरेटिव चला ले। अब इस बार एक नैरेटिव चल रहा है, चारों तरफ से जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तमाम हरियाणा से जासूस पकड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से जासूस, मतलब किसी को भी पकड़, जासूसों को पकड़ा जा रहा है। पूरी टीवी के ऊपर जासूस ज्योति का एक पूरा एक वो जासूसी उपन्यास चल रहा है। उसमें अभी तक कोई भी एंकर नहीं बता पाया है कि ज्योति ने दरअसल जासूसी क्या की। कुछ भी निकल के नहीं आया है। ये बात सही है, जितने बार वो पाकिस्तान गई उस सब मन में संदेह पैदा होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति इतने बार पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी आमद-रफ्त की जरूरत क्या थी इतनी? हम लोग इतने दिन हो गए मीडिया में, हम लोगों ने तो आज तक इस प्रकार की हरकतें नहीं दी जो हरकतें उसने 3-4 साल में दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जासूस पकड़े जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुखता ज्योति के नाम को दी जा, ज्योति जासूस को दी जा रही है। आप ये देखिए, इन सब चीज, ये मैं मानता हूं कि ये नैरेटिव को एक स्पिन देने की कोशिश है। किसी तरीके से चर्चा को कहीं का कहीं पहुंचा दिया जाए। अच्छा, लेकिन ये 2 सवाल हैं, 2 बुनियादी सवाल हैं, ये लोगों के दिमाग पर हावी हैं। ये सवाल, इन सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा और लोगों के दिमाग साफ नहीं होंगे, तब तक ये सब जो नैरेटिव बाजी है, इससे काम नहीं चलने वाला है। जी, मैं कह रहा हूं सर, ये जो ज्योति पकड़ी गई है, वो ज्यादा जरूरी बात ये नहीं कि वो पाकिस्तान को सूचनाएं पहुंचा रही थी। बात यह है कि वो सूचनाएं पा कहां से रही थी, क्योंकि वो उसका जो वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं वो जनरली भाजपा के एक उस एटमॉस्फेयर में घूम रही थी। भाजपा समर्थित जो कार्यक्रम है उसमें अटेंड कर रही थी। मोदी जी का कहीं वीडियो देखा मैंने कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने में उसकी ब्लॉगिंग कर रही थी। बात यह कि वो सूचनाएं पा कहां से रही थी, ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि देना तो ठीक है, वो कोई भी बिक सकता है, लेकिन सूचनाएं उसको ला के दे कौन रहा था पास करने के लिए? नहीं, उसके जो भाजपा संबंध है, कुंभ में जाकर जो उसने वीआईपी स्नान किया, वो ये तमाम जो चीजें हैं, इनको तो लगातार टीवी में छुपाया जा रहा है। इनको तो सामने नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि अगर इनको सामने लाए, दिक्कत की बात यह है कि कहीं से इन लोगों ने इस पूरे मसले को स्पिन देने के लिए ये सब एक तरकीब गढ़ी है। अच्छा, अब इसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। ये मामला, अगर आप इसके खिलाफ बोलें, कहा जाएगा अच्छा आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये पूरा मामला ऐसा है जिससे कि अपने इससे आलोचकों के हाथ भी बन जाएं और लोग इस बात पर सोचने लगे कि पाकिस्तान के जासूसों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है हिंदुस्तान में। उसमें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब रामपुर से भी किसी को पकड़ा है जी, रामपुर से भी किसी को पकड़ा है, बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस था। नहीं, अब ये जो पूरा बन रहा, अच्छा अचानक क्यों, कैसे हुआ अचानक? अगर इतने दिनों से भाई इस देश में मोदी जी की सरकार 2-3 महीने पहले नहीं स्थापित हुई थी। मोदी जी की सरकार 11 साल से चल रही है और बिल्कुल मजबूती के साथ चल रही है। कोई उनका हाथ पकड़ने के लिए नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह का हाथ पकड़ने के लिए उनके गठजोड़ पार्टनर थे, ऐसा मोदी जी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है इसके अंदर।
आपकी आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, आपका इंटेलिजेंस क्या था, ये जासूस घूम रहे थे, ये स्लीपर सेल थे या क्या थे, ये सब जो बातें की जा रही हैं वो क्या था इसका। ये बहुत लोग इस बात को भी बहुत जो दर्शक लोग हैं मैं मानता हूं कि बड़े पुरमजाक तरीके से देख रहे हैं, जो टीवी के ऊपर धारावाहिक चल रहा है ये पूरा का पूरा। जी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में उस समय से है जी, मैं कह रहा हूँ सर, एक सवाल मेरे दिमाग में उस दिन से, जिस दिन से डीजीएमओज ने वो अपनी मीटिंग करके वो दिखाया वहां की फोटोज कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनके डैमेज किए। एक सवाल है मुझे, अपने सेना पे कोई शक नहीं, उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है तो कुछ सोच के किया होगा। आपको सर याद हो जब उन्होंने एयरफोर्स ने फोटोज दिखाई कि वो एक एयरपोर्ट पे जाकर के उन्होंने रनवे पे दिखाया उन्होंने कि दो उन्होंने मिसाइलें मारी और जिसमें कि 15 फुट 20 फुट चौड़े गड्ढे हो गए और उसको बताया गया कि एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया। मुझे सर ऐसा लगता है कि अगर गड्ढे रनवे में हो जाए तो अगले 4 से 10 घंटे में रिपेयर हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वो वहां पे एयरक्राफ्ट लेके पहुंच ही गए थे फाइटर प्लेन, तो उनके जो कंट्रोल टावर जो होता है या उनके जो हैंगर्स होते हैं जहां उनका गोला बारूद और जहाजें खड़ी होती हैं, लड़ाकू विमान जहां खड़े, तो उस पर क्यों नहीं बम्बार्डिंग कर दी और उसको क्यों नहीं नेस्तनाबूद किया? 2 बम गिराने का आपको सर कुछ लगता है या कुछ सोच के किया होगा सेना ने हमारे? देखिए मैं सेनाओं ने जो किया मैं उसकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से सफल रहा, मैं भी इसमें अपनी आवाज मिलाता हूँ। आप, सिंदूर के मैं बाद मानता सर, हूँ आप भी सिंदूर अपनी के आवाज, बाद जो है, हाँ आप भी अपनी आवाज मिलाए। इसके जो जो प्रमाण हमें दिए जा रहे हैं उस सफलता के, अगर ये प्रमाण इस तरीके से न देते तो ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के गले उतरती कि वो सफल रहा। जैसे जैसे ये प्रमाण दे रहे हैं वैसे वैसे लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि भाई इसमें सफलता क्या है। भाई सफलता का प्रमाण तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। अब आपने मान लो जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के ऊपर हमला किया, आपने बहावलपुर में या वहां पे दूसरी जगहों पर जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद के मुख्यालय के ऊपर आपने हमला किया। अच्छा, अब उस हमले में ऐसा लग रहा है कि एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में छत में एक छेद हो गया है, कुछ मलबा पड़ा हुआ है, ये सब है? अब उसमें ऐसा देख के नहीं लगता कि वहां पर कोई बहुत बड़ा दफ्तर हो, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको तबाह किया गया। या तो पहले से लोगों को पता था कि भाई यहाँ पे हमला हो सकता है या होने वाला है, तो लोग वहां से शिफ्ट करके चले गए हो वहां पे। तो इस तरह के आपके दिमाग में सवाल उठा ना, हम लोग कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, आपके दिमाग में सवाल उठा कि रनवे को, हवाई पट्टी को अगर आपने क्षतिग्रस्त कर दिया तो इससे तो वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में हवाई पट्टी दोबारा बन जाएगी, उसके बाद फिर से वो चालू हो जाएगा, कोई आपने बड़ा भारी नुकसान नहीं किया। अब बहुत सारे, अब जैसे कि जब एयरफोर्स के डीजीएमओ हैं एयर मार्शल भारती, AK भारती, उनसे जब पत्रकारों की बातचीत हो रही थी तो पत्रकारों ने उनसे वो सवाल पूछा जो इस वक्त सारे दुनिया में पूछा जा रहा है और उसमें एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय रायता फैला हुआ है सवाल की, वो ये है क्या भारत के राफेल विमान गिराए गए? अच्छा, एयर मार्शल भारती का जवाब रिकॉर्ड पे है, कोई भी उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है जो मैं कह रहा हूं। एयर मार्शल भारती ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हमारे राफेल नहीं गिराए गए। उन्होंने कहा लड़ाई में नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए। यानी उन्होंने कहा पायलट वापस आ गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान सुरक्षित वापस आ गए। राफेल भारत का सबसे कीमती विमान था जिसको खरीदते वक्त बहुत दावे किए गए थे कि ये एक बड़ी भारी चीज हमने एयरफोर्स को अपनी दे दी खरीद के। अब उसमें क्या हुआ कि इस जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो हाई टेक्नोलॉजी वाला था, इसके अंदर मिसाइलें और ड्रोन एक दूसरे पे दागे जा रहे थे, सारी दुनिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो आयुध निर्माण उद्योग है सारी दुनिया का, वो सब इसको ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसमें कई देशों के बनाए गए आयुध जो हैं, जो फौजी साज सामान है, उनकी परीक्षा हो रही थी जमीन पर। राफेल की परीक्षा भारत की तरफ से हो रही थी, तुर्की के ड्रोन्स की परीक्षा हो रही थी, जो कि एर्डोगन के दामाद जिस कंपनी को चलाते हैं उसकी परीक्षा हो रही थी। उसके बाद में चीन के जो K-31 है उनकी परीक्षा हो रही थी। कई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सबकी परीक्षा हो रही थी। इन सब चीजों की परीक्षाएं हो रही थी। अब दुनिया में जो हथियार निर्माण उद्योग है उसका मानना यह है कि जो फ्रांसीसी कंपनी दसों का बनाया हुआ राफेल है, जो $250 मिलियन का एक विमान है, ये परीक्षा में नाकाम हो गया। चीनी विमान जो था, पाकिस्तान जिसका इस्तेमाल कर रहा था, वो परीक्षा में कामयाब हुआ। अमेरिका इसमें से अपना फायदा निकालना चाहता है कि वो कहता है कि अरे अब जब तक हमारे F-35 नहीं खरीदोगे तब तक
आपकी वायुसेना जो है वो सक्षम नहीं बनेगी। F-35 राफेल से भी ज्यादा महंगा विमान है, और फ्रांसीसियों ने जो शर्तें लगाई थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उससे भी ज्यादा कड़ी शर्तें अमेरिका की हैं। कम से कम फ्रांसीसियों ने भारत को ये इजाजत दे दी थी कि वो राफेल का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपने जैसा बना लें, अपने ऐसा बना लें। अमेरिकी तो ये इजाजत देने को तैयार नहीं है। फ्रांसीसियों ने यह भी इजाजत दे दी थी कि अगर हमारे विमान में 2 मिसाइलें लग सकती हैं तो आप उसको कस्टम बिल्ड कर लें, उसमें अपने हिसाब से ज्यादा मिसाइलें लगाने का इंतजाम कर लें, बंदोबस्त कर लें। अमेरिकी ये इजाजत देने को भी तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं उसको। लेकिन 50,000 करोड़ का एक सौदा जो है, डॉलर का एक सौदा जो है, वो करने का दबाव अमेरिका की तरफ से भारत पर पड़ रहा है, और भारत ना हाँ कर पा रहा है ना कर पा रहा है। अगर ना कर दिया तो ट्रंप खाल खींच देंगे, और अगर हाँ कर दिया तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। बड़े बड़े एयर मार्शलों विशेषज्ञों ने कहा कि F-35 मत खरीदना। सब लोग कह रहे हैं F-35 मत खरीदना। हमारे और स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर जैसे जो डिफेंस एक्सपर्ट लोग नहीं है वो भी कह रहे हैं कि F-35 मत खरीदना। उन्होंने लिख लिखा है, अभी कल ही लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि F-35 खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति है। पूरी सारी दुनिया की जो हथियार बनाने वाली उद्योग है, जो कि अरबों खरबों डॉलर का है, तुर्की का उद्योग बहुत बड़ा है, अमेरिका का बहुत बड़ा है, यूरोप का बहुत बड़ा उद्योग है, ये सब लोग, उनको लग रहा है कि ये दक्षिण एशिया जो है, ये दक्षिण एशिया में हमारे हथियार खूब बिकेंगे अगर हमने मामले को अपनी ओर खींच लिया अपनी ओर। तो ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय रायता फैला हुआ है ये। जी सर, एक और रायता फैला हुआ है। आपको सर याद हो जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनके पास सारे ज्ञान थे कि उन्होंने एक, आपको याद हो आजकल एक वीडियो काफी वायरल है, जब उन्होंने रजत शर्मा जी के शो में कहा था कि मतलब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दिया और मंत्री जी पाकिस्तान जाकर रो रहे हैं। अरे अमेरिका क्या जाता हो, पाकिस्तान जाओ ना, कहना ही चाहे तो मतलब पाकिस्तान पर कब्जा कर लो या पाकिस्तान पर अटैक कर दो। लेकिन सर अब वो फिर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने हमला किया, और अब उन्होंने एमपीज का एक डेलीगेशन बनाया है, कहने को वो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, उसमें काफी सारी तो भाजपा के सहयोगी हैं। अब जो सर रायता फैला है वो ये है कि इन्होंने, कांग्रेस कह रही है साहब इन्होंने जो है हमसे एक लिस्ट मांगी थी प्रपोज्ड एमपीज की, हमने जो लिस्ट दिया उसमें उन्होंने वो हमारे वो एमपी नहीं रखे, इन्होंने अपने हिसाब से शशि थरूर को रख लिया। ममता बनर्जी ने अपने किसी भी एमपी को मना कर दिया, शायद यूसुफ पठान जी का नाम था उसमें उन्होंने रोक दिया है। मेरा सर कहना यह कि मकसद क्या है, ये एमपी साउथ अफ्रीका जाके क्या बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, साउथ अफ्रीका क्या करेगा मदद हमारी, ये रोना क्या रोने जा रहे हैं किससे, या ये सिर्फ अंदर की राजनीति को हिला के रखो कि इनमें कुछ फूट डालो, शशि थरूर को सांकेतिक रूप से कहो कि हमारी तरफ आ रहे हैं, इसका सर कुछ मकसद आपको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल प्रयास हो रहा है? ये जो भारत की विदेश नीति संबंधी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है। भारत की विदेश नीति अपने आजादी के बाद का जो इतिहास है, उस इतिहास में कभी भी इतनी नाकाम, इतनी निष्फल, इतनी निष्प्रभावी नहीं हुई जितनी आज है। आज सरकार समर्थक जो बुद्धिजीवी है वो अखबारों में लिख रहे हैं कि हमने किसी से मदद, इसलिए हम अकेले नहीं थे। आज के अखबार का एक लेख का शीर्षक देखिए, हम अकेले नहीं थे, हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं महसूस हुई। स्थिति यह है, जहां छोटा देश हो, भारत का छोटा देश हो, बड़े बड़े देश हों जिनसे अब मोदी जी व्यक्तिगत रूप से गले मिलते थे, झूला झुलाते थे या अपना दोस्त घोषित करते थे, कोई भी भारत के पक्ष में नहीं आया। अच्छा, अब लोग समझते हैं ये बात कह के मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। नहीं, ज्ञानेश त्रिपाठी और अभय कुमार दुबे को इस बात की कोई खुशी नहीं है। जब मैं कहता हूं भारत की विदेश नीति विफल है, तो हम लोग खुश होकर नहीं बात कहते। जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थनीति का कबाड़ा हो गया है, पूरी तरीके से सारा झूठ बोला जा रहा है कि विकसित भारत बनेगा, तो हम प्रसन्न होकर नहीं कहते। हम ये सब बातें दुख के साथ कहते हैं। 70 साल से ज्यादा हो गए आजादी को, अभी तक हम ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना पाए, ऐसी कोई स्थायी रणनीति नहीं बना पाए जिसको लचीले ढंग से चलाते हुए हम लोग अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति, आतंकवाद विरोधी नीति बना सकें। अब ये सोचने की बात है, मोदी जी 11वां साल चल रहा है उनका प्रधानमंत्री के तौर पर। उससे पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उससे पहले 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आप देखिए, ये 10 और 11, 21, 6, 27 साल का आप इतिहास देखिए। इस 27 साल में कांग्रेस को उसमें जोड़े ले रहा हूं ताकि ये ना लगे कि आप केवल भाजपा के बारे में बात करते हैं।
इस 27 साल के इतिहास में भारत लगातार आतंकवाद पीड़ित रहा है। संसद पर हमला हो रहा है, पुलवामा में अटैक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अंदरूनी आतंकवाद भी है, बहुत तरह तरह किस्म का भारी आतंकवाद भी है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में करता ही रहता है अपनी शरारतें। आज तक भारत की टेररिज्म के सवाल के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है, कोई भी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भारत ने तैयार नहीं की है। इसमें वाजपेयी जी भी शामिल हैं जो विदेश नीति के उस्ताद माने जाते थे, मनमोहन सिंह भी शामिल हैं जो कि अर्थनीति के उस्ताद माने जाते थे, और विश्वगुरु भी शामिल हैं नरेंद्र मोदी जो अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महान लोग रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने नहीं किया इस काम को। सबसे ज्यादा समय तक तो मोदी जी हैं और वो तो विश्वगुरु हैं, उनको करना चाहिए था इस काम को। आज भी नहीं है इनके पास कोई ऐसी डॉक्ट्रिन। जी सर, एक और जो जैसे हो रहा ना कि जासूस पकड़ो, शोर मचाओ की नई नई बहुत दिक्कतें हैं। आपको सर याद है एक प्रोफेसर अली खान साहब अभी गिरफ्तार हुए परसों, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यहाँ के रियासत है महमूदाबाद की, वहां के रहने वाले हैं। उनकी सर पोस्ट देखिए तो उसमें कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। शायद जो ऑब्जेक्शनेबल है वो उनका धर्म ही है। और ये जो एक नैरेटिव है कि बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान चलता रहे वो चलता रहे और लोग उसमें बटे रहे। लेकिन सर जो मैं फील कर पा रहा हूं इस बार वो चल नहीं रहा है। वो लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये सर जो एक लगातार है कि इसको बंद रखो। ये महमूदाबाद को गिरफ्तार जो किया गया है, प्रोफेसर महमूदाबाद को, ये भी एक स्पिन है। अब आप देखिए महमूदाबाद के ऊपर जो दफाएं लगाई गई हैं वो वही दफाएं हैं जो कि विजय शाह के ऊपर लगाई गई हैं। धारा 152 वही दफाएं हैं जो कि विजय शाह के ऊपर लगाई गई हैं। और इनकी गिरफ्तारी हो गई है, विजय शाह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। दूसरी बात यह है कि मैंने वो पोस्ट पूरी तरह ध्यान से पढ़ी है और मेरे से कोई बात छूट ना जाए इसलिए मैंने 2 बार उसको पढ़ी है। और संदीप चौधरी ने उसका एक जो बहस का कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में भी मैंने भाग लिया है। आप बताइए उस पोस्ट का जो पहला हिस्सा है, वो पहला हिस्सा तो जो ये पोस्ट 8 तारीख को उन्होंने अपलोड की थी। जो पहला हिस्सा है वो तो भारत सरकार की जो आतंकवाद संबंधी, पाकिस्तान और कश्मीर संबंधी नीति में जो परिवर्तन हुआ है उसका समर्थन करता है। यहां तक कि उसको वो एंटीसिपेट करता है, उसका पूर्वानुमान लगाता है, क्योंकि भारत की नीति तो बाद में आई। वो पहले ही इस बात को कहते हैं। इसमें उनकी बुद्धिमानी की दाद देनी चाहिए हम लोगों को। प्रोफेसर अली खान की बुद्धिमानी की हमको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने पहले से एंटीसिपेट कर लिया उसको, और बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने उस बात को लिखा है। जो उसका दूसरा हिस्सा है उसमें वो कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को इस तरह पेश किया गया, उसको जो उग्र दक्षिणपंथी लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ जो दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया जाता है, उनकी जो लिंचिंग वगैरह की जाती है, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए, ये सवाल कह रहे हैं। अच्छा, इसका इस पे भी लोग इसी ढंग से बोले तो कितना अच्छा रहता। केसी त्यागी हैं आपके, वो दूसरे जो बीएसपी के सांसद रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो मलूक, और ये सब लोग क्या कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो 8 तारीख को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब आप 16 तारीख को ये बात कह सकते थे, अगले महीने ये बात कह सकते थे, 8 तारीख को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरे जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली हैं हरियाणा में महिला आयोग वाली है, उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं का अपमान है। उसमें महिलाओं का अपमान कहां है? उसमें एक लफ्ज भी महिलाओं का अपमान नहीं है। और वो इतनी जोरदारी के साथ कह रही है कि इसमें महिलाओं का अपमान किया गया है। महिलाओं का अपमान कहां है? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो पूरा का पूरा पोस्ट महिलाओं के अपमान वाले प्रश्न को छूता भी नहीं है कहीं। अपमान का कोई सवाल ही नहीं है उसके अंदर। मैं तो ये मानता हूं कि अगर यही आउटलेट महमूदाबाद ने इंडियन एक्सप्रेस को भेजा होता तो थोड़े बहुत करेक्शन, थोड़े बहुत संपादकीय हेर फेर के साथ में वो छप गया होता एडिट पेज पे या वो ओपेड पेज के ऊपर। जी सर, बस सर एक आखिरी सवाल मैं जरा बिहार से ले लूं। बिहार में सर कुछ कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि इस समय शोर ज्यादा है यहाँ पे। उसमें 2 हलचल है। एक तो राहुल गांधी पहुंचे वहां पे, काफी उन्होंने वहां पे एडवेंचर किया। वो एक अंबेडकर छात्रावास भी पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं थी, 144 लगा हुआ था। और दूसरी तरफ सर एक पीकेजी भी इस समय काफी एक्टिव है। वो आरसीपी सिंह को उन्होंने ज्वाइन करा लिया है। आरसीपी सिंह जेडीयू के रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर वो एक अपनी पार्टी चलाते थे। वहां पर सर आपको लगता है कि ये फैक्टर कुछ हो पाएंगे पीके और आरसीपी सिंह मिलकर के?
देखिए, ये अभी प्रशांत किशोर और उनका जो राजनीतिक प्रोजेक्ट, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, वो एक बंद मुट्ठी की तरह है। उपचुनावों में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको अच्छे वोट में सम्मानजनक वोट प्राप्त हुए थे। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छे वोट ना मिले। वो किसके वोट काटेंगे, किधर कोई बात जाएगी, वो तेजस्वी यादव को परेशान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेंगे, क्या करेंगे, केवल परेशानी करके रह जाएंगे या खुद उनका भी कुछ बनेगा। ये सब बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। उनकी राजनीति करने की शैली भी जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी शैली से भिन्न है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का नियोजन करते हैं, उनकी गोलबंदी करते हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी का संगठन जिस तरह उन्होंने बनाया है, वो सारे तौर तरीके उनके दूसरी पार्टियों से अलग तरह के तौर तरीके हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो राजनीति का एक नया मॉडल लेकर बिहार के मंच पर आए हैं। और मैं हमेशा राजनीति का अगर कोई व्यक्ति नया मॉडल लेके आता है तो मैं हमेशा उत्सुकता पूर्वक उसको देखता हूं, क्योंकि उससे भारत की जो मौजूदा ढर्रे की राजनीति है उसमें संशोधन हो सकता है। एक जमाने में आम आदमी पार्टी दिल्ली में राजनीति का चुनाव लड़ने का एक नया मॉडल लेके आई थी। अब वो प्रशांत किशोर हैं, वो बिहार के मंच पे एक नया मॉडल लेके आए हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए उसको। निश्चित रूप से वो चुनाव के ऊपर कुछ असर डालेंगे। उस असर का किरदार क्या होगा, उसकी व्यापकता कितनी होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बात जरूर मैं शर्तिया कह सकता हूं कि बिहार की जनता जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनको कई कई बार आजमा के देख चुकी है। बीजेपी को आजमाया जा चुका है बहुत बार, नीतीश कुमार की पार्टी को आजमाया जा चुका है, जो छोटे छोटे दल एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आजमाया जा चुका है, राष्ट्रीय जनता दल को भी बहुत बार आजमाया जा चुका है, उसके साथ जुड़े हुए दलों को भी, नेताओं को भी आजमाया जा चुका है। ये सारे नेताओं से बिहार के मतदाता परिचित हैं, इनकी एक एक कमी से वाकिफ हैं, एक एक खूबी का उन्हें पता है, और सबके प्रभाव क्षेत्र भी सुपरिभाषित हैं। ये इनका इलाका है, ये इनका इलाका है, ये जातियां इनको वोट देती हैं, उनको वोट देती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक बंद मुट्ठी है, अगर वो खुलेगी तब देखना होगा कि उसके अंदर क्या निकलता है उस मुट्ठी के अंदर। जी, एक सर और बात बिहार को ही लेकर के है कि बिहार का चुनाव चूंकि अब तेज होने जा रहा है, दो पक्ष की बातें मैं आपको बताता हूं। एक पक्ष है जो कि ये कहता है कि कांग्रेस को केंद्र सरकार को इस ऑपरेशन सिंदूर और छोटा ये जो युद्ध हुआ उस पर और तेजी से घेरना चाहिए, क्योंकि नाकामियों के बाद या नालायकी के बाद कई सारे गूफअप हैं, वो शायद अभी कांग्रेस उतना शार्पली उनको नहीं घेर रही है, खास करके बिहार में। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, कांग्रेस शायद ये चाहती है कि मुद्दा लोकलाइज्ड रहे बिहार का, जो वहां की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, शिक्षा को लेकर के जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, सेशंस लेट चलते हैं, वो काफी लोकल अलग अलग जगह की समस्याएं हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो मुद्दे को राष्ट्रीय बनाएंगे, सेना और इस टाइप के, तो वो सारा नेशनलिज्म पे चला जाता है और वो फिर भाजपा उसका फायदा ले जाती है। आप कितना सहमत है सर कि भाजपा कांग्रेस को भी अपना अटैक और तेज करना चाहिए या बिहार में लोकल मुद्दों पर टिके रहना चाहिए? मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव में स्थानीय मुद्दों की प्रमुखता होनी चाहिए। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, बिहार के चुनाव को सिंदूरी रंग में पोतने की कोशिश करेगी भाजपा? ये देखने की बात है। अभी भाजपा ने करेगी कि नहीं करेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह सारे देश में स्थिति है, बहुत ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक तरफा भाजपा समर्थक, एक तरफा मोदी समर्थक स्थिति हो, ऐसी स्थिति है नहीं सारे देश में। लोगों के दिमाग में सवाल है, लोग उनके उत्तर तलाश रहे हैं, उन्हें उत्तर मिल नहीं रहे हैं, और उत्तर न मिलने से लोगों के मन में बेचैनियां भी हैं, और वो बेचैनियां तरह तरह से आती हैं। कोई ज्यादा उग्र रूप से बेचैनी आती है, कोई विरोध के स्वर में आती है, कोई अनमना हो गया है, कोई थोड़ा हताश है, कोई सोच रहा है कि ये क्यों हुआ, पता नहीं क्या इसमें मामला है। मतलब लोगों को ये भी लगता है कि उन्हें पूरी बात पता नहीं चल रही है। लोग सेनाओं से खुश हैं, अपनी सेनाओं से खुश हैं, लेकिन नेताओं से उतना खुश नहीं है। अभी यशवंत देशमुख ने एक छोटा सा सर्वेक्षण भी किया था इस सवाल के ऊपर, करीबन 2500 उनका वो था सैंपल था, 2500 का। हाँ, उसमें उन्होंने भी माना है कि भाजपा का जो समर्थन आधार है, यानी भाजपा मोदी की जो प्रशंसक हैं, उनका एक हिस्सा इस पूरे मसले के प्रति जो है वो क्षुब्ध है। ऐसा नहीं कि भाजपा विरोधी हो गया, वो एक साफ कहते हैं भाजपा विरोधी नहीं हो गया है, लेकिन उसमें मोदी वगैरह की लोकप्रियता गिरी है
और उसको उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए हैं इस सवाल के ऊपर। तो ये सब भाजपा के लिए चिंताजनक बात हो सकती है। इसलिए भाजपा इस मुद्दे को, इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये देखने वाली बात है। और उसी के हिसाब से विपक्ष को भी अपनी रणनीति कैलिब्रेट करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि विधानसभा का चुनाव है, इसमें प्रमुखता जो है वो स्थानीय मुद्दों को मिलनी चाहिए। पिछला चुनाव इस बात का गवाह है कि ये बेरोजगारी के मुद्दे को इतने बढ़िया तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया था, जिससे वो चुनाव जीतने से केवल एक कदम दूर ही रह गए थे। जी, तो सर आज का समय खत्म हो गया है। बस मैं इतना कहूंगा कि 2 दिन का एक छोटी सी झड़प थी और 2 चीजें साफ है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम या जो हमारा एयर कंट्रोल सिस्टम है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी भी उस पे साफ होना है स्थिति क्या है। सबसे बड़ी जो हमारी स्थिति है, बेसलाइन फैक्ट ये है कि आज की डेट में भारत के साथ कोई देश उस ढंग से नहीं खड़ा है। अमेरिका बाप बनने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप अंगूठे के नीचे रखना चाहता है भारत को, जो कि हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और बाकी कोई देश हमारे साथ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है, वो 2 दिन में साफ हो गया है। अब वो एमपी का डेलीगेशन जाए, जो भी करें उसका, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यही है कि हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा है। सर, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।